हेलो एवरीवन, आपको फिर से स्वागत है एक नई सीरीज के साथ जिसमें हम सोल्व करने वाले हैं अर्थात एग्रीकल्चर डेली डोज जो सीरीज रहने वाली है। इसमें यहाँ सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे वो सब यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं और सभी यहाँ वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे। अब यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चंस को क्यों लिया गया है तो इसका रीज़न यही होता है कि यहाँ आपको कम समय में, ठीक है, कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करवाना हमारा टारगेट है, जिससे कि यहाँ आप जो मार्क्स है वो एग्जाम में अच्छे से अच्छे अचीव कर पाओ। ठीक है, इसलिए यहाँ वन लाइन क्वेश्चंस को हम ज़्यादा सोल्व करेंगे बजाय ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की अलग सीरीज आपके लिए लगा दी जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा हम वन लाइन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सोल्व करवाई जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी नई स्टूडेंट है और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने के खेत के चारों ओर सनई की फसल की कुछ पंक्तियों को बो देना क्या कहलाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। वैसे क्वेश्चन से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ गन्ने के चारों ओर सनई की फसल की कुछ पंक्तियों को बो देना क्या कहलाता है। तो उसे बोला सा यहाँ रक्षक फसल, और रक्षक फसल का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिव क्रॉप्स। ठीक है, प्रोटेक्टिव का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए अगर आप कोई भी व्यक्ति होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई मिनिस्टर वगैरह होते हैं तो उनके बॉडीगार्ड होते हैं। ठीक है, बॉडीगार्ड क्यों रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रहते हैं। तो उसी के जैसे आप समझ सकते हो कि जो हमारी फसल रहती है, मान लीजिए जो हमारी मेन क्रॉप होती है, तो इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा फील्ड होता है उसके चारों ओर क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा क्रॉप होती है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए रक्षक फसल। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रक्षक फसल होती क्या है। ठीक है, हमारी मेन क्रॉप क्या है, गन्ना है। ठीक है, तो इसके यहाँ जो इंसेक्ट लगते हैं, ठीक है, यहाँ जो इंसेक्ट होते हैं तो इंसेक्ट है, तो यहाँ इस पर जो अटैक करते हैं और इस पर भी वो अटैक करते हैं। इसलिए यहाँ रक्षक फसल के रूप में केवल उसी फसल को चुना जाता है जो कि यहाँ जो मेन क्रॉप होती है तो उसके जो इंसेक्ट होती है उनको अपनी ओर अट्रैक्टिव करे अर्थात आकर्षित करे। ठीक है, समझ आ गया कि जो मेन क्रॉप होती है तो उसके इंसेक्ट भी यहाँ उस पर क्रॉप कर यानी डिपेंड करते हो या फिर उस पर अट्रैक्टिव होते हो। इसलिए यहाँ रक्षक फसल को यूज़ किया जाता है। और रक्षक फसल का जो यूज़ किया जाता है ये क्यों किया जाता है, यहाँ जो मेन क्रॉप होती है तो इससे यहाँ इंसेक्ट से बचाव किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसलिए यहाँ इसे प्रोटेक्टिव क्रॉप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है ऐसा सस्य मिश्रण जिसमें विभिन्न फसलों में बीजों को, याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है ऐसा फसल या फिर ऐसा सस्य मिश्रण जिसमें आप विभिन्न फसलों में बीजों को बिना मिलाए अलग अलग पंक्तियों में बोना क्या कहलाता है, तो इसे बोला जाता है सहचर फसल बोला जाता है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ समझने की जरूरत है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऐसा सस्य मिश्रण जिसमें मुख्य फसल की उपज बढ़ाने के लिए अन्य फसलों को मिलाना क्या कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिए कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ मुख्य फसल की उपज को बढ़ाने के लिए अन्य फसल, मान लीजिए कोई सी भी यानी माइनर क्रॉप के रूप में भी आप ले सकते हो या फिर जो आपकी मेजर क्रॉप होती है, जैसे कि आप समझ सकते हो कि मान लीजिए हमने, ठीक है, लाइकेज समझने की कोशिश करना कि मान लीजिए हमारा जो मेन फील्ड होता है तो इसमें हमने क्या कर रखा है, गेहूँ कर रखा है। ठीक है, तो गेहूं में मान लीजिए किसी भी प्रकार की कोई भी डेफिशिएंसी हो जाती है, किसी न्यूट्रिएंट की हो जाती है या फिर जो रेनफॉल होती है वो नहीं होती है, तो इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मतलब यार इसमें किसी भी प्रकार की अगर लॉस होता है, आपको दिख रहा है कि लॉस हो रहा है या तो जो प्रोडक्शन इससे मिलेगा वो कम प्राप्त होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ एक्स्ट्रा क्रॉप को, मतलब यहाँ जो एक्स्ट्रा क्रॉप होती है, मान लीजिए आप सरसों ले लीजिए कि सरसों के हम यहाँ इसमें 2 या 3 पंक्ति बो देंगे, जिससे क्या होती है जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी हाई हो जाएगा और जिससे हमारी जो इनकम आएगी वो भी क्या होगी, हाई मिल जाएगी। ठीक है, अधिक मिल जाएगी। इसलिए यहाँ जिस फसल को ग्रो किया जाता है और इस यानी संपूर्ण क्रिया को किस नाम से जाना सा है, इसे बोला जाता है सहायक फसल। मतलब यहाँ गेहूं की इनकम के साथ साथ हमने यहाँ सरसों को लिया, लेकिन क्यों लिया, इनकम को बढ़ाने के लिए लिया। तो इसी को यहाँ किस नाम से जाना सा है, यहाँ इस फसल को जो कि हमने एक्स्ट्रा में ली थी तो इसी को यहाँ किस नाम से जाना सा है, सहायक फसल के नाम से जाना सा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है यार, हाँ क्या कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ओजोन जो लेयर होती है, ओजोन जो परत होती है, ये कहाँ पर स्थित होती है अर्थात किस मंडल में। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा कि जो एटमॉस्फेयर होता है इसकी मुख्यतः 4 लेयर होती है, 5 भी आपने भी देखा होगा, मुख्यतः वैसे 4 होती है। ठीक है, एक लास्ट की होती है जो एक्सोस्फीयर में आती है, तो उसे हम मानते नहीं है वैसे।
ठीक है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है, इसका अलग से लेक्चर पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ओजोन दिवस कब मनाया है। तो ओजोन दिवस हमने जान लिया कि 16 सितंबर को मनाया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ओजोन परत कहाँ पर स्थित होती है, तो ये स्थित होती है समताप मंडल में। कहाँ पर होती है, यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। याद रखिएगा, आपको इंग्लिश में भी याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ ओजोन जो लेयर होती है, ओजोन जो परत होती है, ये कहाँ पर स्थित होती है, समताप मंडल में, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि ओजोन परत की मापक इकाई अर्थात यहाँ यूनिट जो होती है, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया यूनिट जो होती है वो क्या होती है, तो ये होती है यहाँ डॉब्सन होती है। याद रखिएगा कि यहाँ ऑब्सन को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, मापन किया जाता है, तो कौन सी होती है, डॉब्सन यूनिट होती है। क्या होती है, डॉब्सन यूनिट होती है ओजोन लेयर को मेजर करने की। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यार ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो रिसेंटली एग्जाम हुई थी तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सामान्यतः तापहांस दर कितनी होती है। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया है तापहांस, तो इसे आप इस नाम से भी जानते होंगे वैसे कि लैप्स रेट। ठीक है, याद रखिएगा, आपने एक वर्ड हमेशा सुना होगा या फिर आपने किसी एग्जाम में देखा होगा कि लैप्स रेट क्या होती है। तो यहाँ लैप्स रेट अगर आपसे पूछ लिया जाता है या फिर तापहांस दर कितनी होती है ये आपसे पूछ लिया जाता है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, ये होता है यहाँ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। याद रखिएगा कि लैप्स रेट क्या होती है, ये होती है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अब ये होती क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जो हमने अभी बताया आपको कि जो लेयर्स होती है 4 से 5, तो इनके मध्य याद रखिएगा जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे यहाँ कि इन लेयर की ऊंचाई बढ़ती जाती है, तो इनके साथ साथ क्या होता है, जो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है अर्थात घटता जाता है। ओके, टेम्परेचर का घटना ही क्या कहलाता है, लैप्स रेट कहलाता है। याद रखिएगा, जो यानी ऊपर हम जैसे बढ़ते जाते हैं, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान का घटना क्या कहलाता है, लैप्स रेट कहलाता है। और ये लैप्स रेट दर कितनी होती है, ये होती है यहाँ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 14 बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपने कई बार सुन ही लिया होगा, किसके लिए किया जाता है, वायु दाब के लिए किया जाता है। विंड प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, 14 बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है सर्वाधिक जल अवशोषण करने वाली मृदा कौन सी होती है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन है, जैसे कि हमने एक साथ इन दोनों को ही लिया है, तो इन दोनों को समझने की कोशिश करना कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया रहा सर्वाधिक जल अवशोषण करने वाली मृदा कौन सी होती है। ठीक है, जल अवशोषण वाली, तो जल अवशोषण वाली कौन सी होती है, रेतीली मृदा होती है। सेकंड क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि सर्वाधिक जल धारण करने वाली मृदा कौन सी होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको वर्ड देखने को मिल रहा है अवशोषण, और सेकंड क्वेश्चन में आपको देखने को मिला है जल धारण। अब इनमें सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो अवशोषण क्या होता है और जल धारण कैपेसिटी होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान से ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपसे पूछा है जल अवशोषण करने वाली मृदा, जल का अवशोषण करने वाली, अवशोषण का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो एब्जॉर्ब किया जाता है वो सबसे ज्यादा किसका किया जाता है यार, हाँ, या फिर किस मृदा में किया जाता है, ये किया जाता है रेतीली मृदा में किया जाता है। किसमें किया जाता है, रेतीली मृदा में किया जाता है। और जो सबसे ज्यादा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, याद रखिएगा, एक होती है होल्डिंग कैपेसिटी, एक होती है एब्जॉर्ब कैपेसिटी। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर को, वो किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है रेतीली मृदा के द्वारा। लेकिन सबसे ज्यादा जो होल्ड किया जाता है, होल्ड का मतलब होता है जी ऊपर स्थिर रखा जाता है। ठीक है, पानी अगर मान लीजिए कोई सी ऐसी सोइल है, आपने देखा होगा यहाँ जो चिकनी मृदा होती है, याद रखिएगा, जो आपने देखा होगा काली मिट्टी भी आप मान सकते हो, या फिर जो चिकनी मृदा होती है, तो इसमें क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा जो रेनफॉल होती है अर्थात जो वर्षा होती है, तो उसका पानी क्या होता है, लंबे समय तक उस पर स्थिर रहता है अर्थात नीचे नहीं जाता है। ठीक है, मृदा की सतह में नहीं जाता है, बल्कि क्या होता है, थोड़ी देर के लिए ऊपर उसके रहता है। तो इसी को बोला जाता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब यहाँ जल धारण क्षमता। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। यहाँ जल धारण क्षमता में क्या होता है कि जो मृदा की सरफेस होती है इसके ऊपर काफी लंबे समय तक क्या होता है, यहाँ पानी स्थिर रहता है। लेकिन अगर बात है जो अवशोषण क्षमता, तो अवशोषण में क्या होता है, तुरंत ही एब्जॉर्ब किया जाता है। मतलब यहाँ ये आपकी मृदा है और इस पर अगर जैसे ही वर्षा की बूंद गिरती है तो वो क्या होती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। मृदा के द्वारा क्या करते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसी क्षमता को यहाँ एब्जॉर्प्शन बोला जाता है अर्थात अवशोषण क्षमता बोला जाता है। और जो पानी उसके ऊपर स्थिर रह जाता है तो इसे बोला जाता है जल धारण क्षमता। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ आ गए। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक जल अवशोषण क्षमता किसकी होती है, तो रेतीली मृदा की होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सर्वाधिक किस मृदा की होती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ, क्ले मृदा या फिर चिकनी मृदा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाए आलू के बीजों में सुषुप्त अवस्था कितने समय तक पाई जाती है। ठीक है, ये ना आपके लिए नया क्वेश्चन है, इसको हमेशा ध्यान रखना कि अगर पूछा जाता है टाइम, ठीक है, कितने समय तक पाई जाती है, तो वो माइज दिया हाँ 2 से 3 महीने तक। मतलब यार हाँ कि जो आलू होता है तो इसमें जो डोरमेंसी होती है ये कितने टाइम के लिए रहती है, ये रहती है 2 से 3 महीने तक। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है कि जो आलू की जो डोरमेंसी होती है इसको किसकी सहायता से तोड़ा जा सकता है, अर्थात किस केमिकल की सहायता से तोड़ा जा सकता है, और जो क्या है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। याद रखिएगा ये क्या है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपसे पूछा भी गया है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जबकि आलू की सुषुप्तता को किसकी सहायता से तोड़ा जा सकता है, अर्थात यहाँ जो डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए किस रसायन का, किस केमिकल का प्रयोग कैसा है, तो ये कैसा है 1% थायोयूरिया या फिर जिब्रेलिक अम्ल का। मतलब अगर आपसे कभी भी पूछ लिया ऐसा है कि आलू की जो डोरमेंसी या फिर सुषुप्तावस्था को किसकी सहायता से तोड़ा जा सकता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जो सबसे पहला होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है थायोयूरिया, तो सबसे पहला अर्थात सबसे जो प्राइमरी आपका आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, थायोयूरिया रहेगा। लेकिन जब आपको अगर आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता है थायोयूरिया, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, जिब्रेलिक अम्ल। याद रखिएगा अगर आपको ऑप्शन में थायोयूरिया देखने को मिल रहा है तब तो आपका राइट आंसर क्या होगा, थायोयूरिया। लेकिन जब अगर आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है कि ऑप्शन में चारों ऑप्शंस में थायोयूरिया है ही नहीं, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ जिब्रेलिक अम्ल होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं होती है। अब याद रखें यहाँ पर आपसे पूछा है मौसम संबंधित घटनाएं। ठीक है, जितने भी जो मौसम संबंधी जैसे कि आंधी तूफान चलते हैं, कुछ भी मान लीजिए कि मौसम संबंधी जितनी भी जो घटनाएं होती है वो किस लेयर में होती है, अर्थात किस मंडल में होती है, तो वो सभी होते हैं यहाँ ट्रोपोस्फीयर में होती है, मतलब यहाँ सौर मंडल में होती है। याद रखिएगा कि किस परत में, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं होती है, तो की जाती है यहाँ सौर मंडल मतलब ट्रोपोस्फीयर में। और जो कि क्या होती है, सबसे निचली लेयर होती है। ठीक है, सबसे नीची जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, सौरमंडल होती है। और इस सौरमंडल में यहाँ सब चीज़ यानी समस्त, ठीक है, यहाँ समस्त जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो किस में होती है, ट्रोपोस्फीयर में होती है, और जो कि यहाँ सबसे नीचे की परत होती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है टीपीएस का पूरा नाम क्या होता है, तो आप सभी को पता है ट्रू पोटैटो सीड। टीपीएस का पूरा नाम क्या होता है, ट्रू पोटैटो सीड। और अगर बात है टीपीएस का संबंध किस फसल से होता है, तो होता है आलू फसल से। किससे होता है, आलू फसल से होता है। अब याद रखना कि अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं है कि ट्रू पोटैटो सीड किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है यार, इसको जो डेवलप किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। याद रखिएगा अगर आपको याद नहीं आता है बाई चांस, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि ट्रू पोटैटो सीड। अब यार इस ट्रू से हम हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है ये बनाएंगे। तो ट्रू कौन बोलता है, राम बोलता है, अर्थात यहाँ सत्य कौन बोलता है, राम बोलता है। सत्य कौन बोलता है, राम बोलता है। ठीक है, यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। तो आपको कैसे याद रखनी है, यहाँ टीपीएस की जो डेवलप किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था रामानुजन के द्वारा किया गया था। याद रहेगा यहाँ कि ट्रू कौन बोलता है, मतलब सत्य कौन बोलता है, राम बोलता है। ठीक है, याद रहेगा सत्य कौन बोलता है, राम बोलता है। ठीक है, हमारी शॉर्ट ट्रिक कंप्लीट होती है। तो आपको कैसे याद रखना है, ट्रू पोटैटो सीड जो डेवलप किया गया था या फिर जो इसका इन्वेंशन किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, रामानुजन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, रामानुजन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आलू के बीज हेतु काम में आने वाले कंद का आकार कितना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है शेफ या फिर आकार, तो वो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 3 से 5 सेंटीमीटर या फिर 30 से 40 ग्राम वेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ आलू व तंबाकू किस कुल से संबंधित होते हैं, तो ये होते हैं यहाँ सोलेनेसी। याद रखना इन दोनों क्वेश्चन से या फिर इससे यहाँ इन दोनों क्रॉप से, ठीक है, यहाँ इन दोनों से आपको एक एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ आपको इन दोनों को ही याद रखना होगा कि आलू और तंबाकू का जो फैमिली होती है या फिर जो कुल होता है वो कौन सा होता है, सोलेनेसी होता है। कौन सा होता है कुल, आलू और तंबाकू का ये होता है सोलेनेसी होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है, अर्थात इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज़ को लिया गया है जो कि यहाँ आपसे सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूसा बैसाखी किसकी एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है, तो किसकी होती है, यहाँ मूंग की होती है। किसकी होती है, यहाँ पूसा बैसाखी तो होती है मूंग की होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रभात, तो प्रभात एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी किसकी होती है, अरहर की होती है। किसकी होती है, अरहर की होती है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हो कि प्रभात किसकी होती है, अरहर की होती है। अगर बात करते हैं बरखा, तो बरखा किसकी होती है, उड़द की होती है। याद रखना कि पूसा बैसाखी मोस्ट पॉपुलर वेराइटी मूंग की होती है, प्रभात अरहर की होती है, बरखा उड़द की होती है। और आलू की अगर आपको सभी को पता होगा वैसे तो, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा कि जिस वेराइटी के आगे कुफरी ऐड होता है अर्थात लगा होता है
तो सभी किसमें किसकी होती है यहाँ आलू की ही होती है। क्वेश्चन समझ आ गया क्या बोलना चाहता हूं मैं कि आलू की यहाँ जितनी भी जो वेराइटीज होती है उनके आगे यहाँ कोफरी लगा होता है। याद रखिएगा, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हो कि कोफरी अशोका, कोफरी शीतमान, कोफरी लालिमा, अर्थात यहाँ जितनी भी जो मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज होती है आलू की उन सब के आगे आपको देखने को मिलता है कोफरी। ठीक है, तो इस शॉर्ट को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यहाँ ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि डी 134 या फिर मुक्ता। ठीक है, डी 134 या फिर मुक्ता ये दोनों ही किसकी होती है यहाँ गेहूं की होती है। याद रखना, दोनों ही मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है, दोनों से ही संबंधित आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो दोनों को आपको याद रखना है कि डी 134 और मुक्ता किसकी होती है मोस्ट पॉपुलर वैरायटी गेहूं की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि RGC 936 किसकी एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है। तो किसकी होती है RGC 936, ये होती है ग्वार की होती है। किसकी होती है RGC 936 वेराइटी, ये होती है ग्वार की होती है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं विराम देते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर, जब तक ले जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।